वायरस के बारे में पढ़ रहे थे, और वायरस जो है ना उसमें पढ़े थे कि उसका जो रिप्रोडक्शन होता है या अपनी संख्या को जो बढ़ाता है वो कई साइकिल के मदद से बढ़ाता था। उसको कई साइकिल में बांटते हैं हम, जिसमें एक था लाइटिंग साइकिल। और लाइटिंग साइकिल में आपको बताए थे कि इसमें वो क्या करता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है किसको, वो जो आपका सामने वाला जो होस्ट है उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है। और लाइटिंग साइकिल जो था उसको हम डिटेल से भी बताए थे, आपको शायद याद होगा। उसके बाद लाइटिंग साइकिल में कई जो है ना फेज था, कई स्टेज था, जिसको हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर हम लोग को देखना है वो है आपका लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में आपको बताया था कि लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है उन वायरस में होता है जो आपके ज्यादा जो है ना पैथोजेनिक नहीं होते, मतलब सामान्य होते हैं, माइल्ड होते हैं वायरस। थोड़ा जो है ना बोलते हैं सॉफ्ट टाइप के उनका जो है ना स्वभाव होता है हमारे प्रति या ऑर्गेनिज्म के, दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रति। ये ऐसे जो ऐसे जो वायरस होते हैं डिजीज तो कॉज करते हैं, लेकिन वो जो है ना अपने जो उनका होस्ट है उसको बर्बाद करने में विश्वास नहीं करते, बल्कि उसको बनाए रखने में विश्वास करते हैं, उनको बनाए रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होता है तो वायरल डीएनए जो होता है वो होस्ट डीएनए को तोड़ता नहीं है, बल्कि होस्ट डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाता है और एक रचना के रूप में नजर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफाज। तो यहाँ पर जो है ना एक प्रोफाज स्टेज नजर आता है, किसमें, लाइसोजेनिक साइकिल में। जो आपका है क्या रियली में, तो वायरस का जो डीएनए होता है वो होस्ट के डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाता है। उसके बाद लिखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो वायरस का जो डीएनए होता है, अब वो क्या करता है, होस्ट डीएनए को चूंकि वो तोड़ा नहीं है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, उसके साथ साथ अपनी संख्या को बढ़ाता है। जैसे होस्ट का डीएनए का संख्या बढ़ेगा वहां रेप्लिकेशन होगा, वैसे वैसे ये जो आपका वायरस का जो डीएनए है उसका भी रेप्लिकेशन होगा। और अंततः जो है ना रेप्लिकेशन करके काफी ज्यादा संख्या में अपनी संख्या जब हो जाती है इसकी, तो अब ये अपने आप को बनाता है, प्रोटीन वगैरह बनवाता है और वहां से फिर अंततः निकल जाता है बाहर। ये दो आपका दो काम कर सकता है, या तो उसको डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है, या पूरी तरह से फिर तोड़कर उसको बाहर आ सकता है, मतलब लाइटिंग साइकिल में चेंज हो सकता है। कई बार ये क्या होता है, आराम से जो है ना उसमें से उस सेल से निकल जाता है, मतलब वो सेल जो होता है ना प्रोड्यूसर बन जाता है किसका, वो वायरस का। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है ऑन्कोजेनिक साइकिल। ऑन्कोजेनिक आप बोलोगे सर इसमें फिगर वगैरह नहीं है, इसका फिगर देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले ऑन्कोजेनिक साइकिल को देख लेते हैं। ऑन्कोजेनिक साइकिल जो होता है वो कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस के द्वारा होता है। और ये जो कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस होता है वो करता क्या है, वो जाकर सीधे जो है ना होस्ट डीएनए को स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, या उसमें जाकर जुड़कर उसको जो है ना सक्रिय बना देता है कि वो अपना डिवीजन जो है ना काफी तेजी से करना शुरू कर दे, अर्थात उस सेल को या उस होस्ट को ऑन्कोजेनिक बना देता है, मतलब कैंसर सेल में बदल देता है। इसके लिए जो है ना हम लोग कैंसर पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑन्कोजीन क्या है। देखो किसी भी सेल का जो होता है ना उसमें आपका दो प्रकार का जीन होता है, जिसमें एक जीन जो होता है वो आपका तेजी से डिवीजन करवाता है सेल का। और इसीलिए हम बचपन में जब एक सेल के थे जाइगोट के रूप में, और इसी जीन के एक्टिवेट होने के कारण काफी तेजी से हमारी संख्या बढ़ती है, मल्टीसेलुलर हो जाते हैं और अंततः जो है ना अपने मनुष्य के रूप में नजर आते हैं। तो ये जो जीन है प्रत्येक सेल में पाया जाता है, जो क्या करता है, सेल डिवीजन तेजी से करवाता है। लेकिन जब हम लोग जो है ना मैच्योरेशन में आ जाते हैं, मतलब हमारा सेल मैच्योर होने लगता है, तो क्या करता है, सेल डिवीजन का कैपेसिटी लॉस्ट कर देता है, और वो जो आपका डिवीजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं, वो ऑन्कोजीन जो है वो आपका कई बार क्या करते हैं, वो आपका तेजी से जनसंख्या उस सेल का बढ़ाना शुरू कर देते हैं, या डिवीजन उसका एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उसकी संख्या जो है ना काफी तेजी से बढ़ने लगती है और वो ट्यूमर का निर्माण कर देता है।
तो ऑन्कोजीन फिलहाल आप यही समझ में दिमाग में रखिए कि वैसा जीन को ऑन्कोजीन कहते हैं जो किसी सेल के डिवीजन को अनकंट्रोल कर दे, तेजी से उसमें डिवीजन करवाने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, ऑन्कोजीन कहेंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर आगे बढ़ते थोड़ा सा फिगर से देख लेते हैं, और वो फिगर है, देख लीजिए, ये जो है ना आपका हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे लाइसोजेनिक साइकिल, उसका एक फिगर है। देखो ये होस्ट सेल है जो ले लो, मान लीजिए यहाँ पर इकोलाई है होस्ट के रूप में, आपका भी बॉडी का सेल हो सकता है। अब उसमें क्या हुआ, जो लाइसोजेनिक वायरस होता है, जैसे लैम्डा वायरस के बारे में पीछे हम आपको बताए थे, एक तरह का जो है ना वो आपका बैक्टीरियोफाज है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन का मतलब आकर चिपका होगा, सब कुछ वैसे ही हुआ होगा जैसे वो यहाँ वहां हुआ था, लेकिन वहां पर लाइसिस हुआ था, यहाँ पर लाइसिस नहीं होगा। यहाँ पर उसको क्या करेगा, तोड़ेगा भी नहीं, बल्कि उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना वो अपना वायरस जो भी होगा जिसको इन्फेक्शन करना है, जो माइल्ड है, वो अपने डीएनए को अंदर डाल देगा। वो जो डीएनए अंदर जब जाता है, तो जाने के बाद जो है ना वो अपने आप को एक निश्चित साइट पर कटवा लेता है या काट लेता है, किसके मदद से, एक विशेष इंजाइम होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन इंजाइम। रेस्ट्रिक्शन जो इंजाइम होता है उस कई वेराइटी का होता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम जो होता है उसको सामान्यतः हम लोग आरई भी कहते हैं। वो क्या करता है, डीएनए को एक विशेष साइट पर काटता है जिसको पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं। उस जगह पर ये क्या करेगा, इसको काट देगा डीएनए को, और दोनों को डीएनए को काटेगा, क्योंकि जो है ना रेस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है वो आपका विशेष जगह पर ही काटता है। तो दोनों जो है ना डीएनए, देखिए होस्ट का डीएनए को भी काट दिया एक जगह पर, और वायरस, वो जो आपका वायरस का डीएनए था उसको भी काटा। अभी जो है अगर जो है ना सर्कुलर है, तब अगर वो मान लेते हैं स्ट्रेट है तब तो कोई बात नहीं है, वो स्ट्रेट है तब तो फिर काटा हुआ ऑलरेडी था, केवल इसको काटेगा, किसको, होस्ट के डीएनए को। अब जो है ना इसको काटने के बाद इससे जो है ना उस साइड पर दोनों के दोनों जो हैं वो जुड़ जाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और इसको जुड़ने में मदद करता है कौन, तो एक आपका विशेष डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो इसको जोड़ने में मदद करता है। काटने का में कौन था, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था, जो पैरेंड्रोमिक एरिया पर डीएनए को काट देता है। लेकिन जोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है क्या, डीएनए लाइगेज, जो इसको जोड़ देगा। अब देखिए जब उसको जोड़ दिया, तब जो है ना जुड़ने के बाद अब वो प्रोफाज कहलाएगा। वो जो वायरस का डीएनए था, यहाँ पर हम लैम्डा लिए थे तो लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा जो डीएनए है वो आपका अब यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रोफाज कहलाएगा, और इस स्टेज को बोलेंगे प्रोफाज स्टेज। इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो गया है, वो जो आपका वायरल डीएनए था वो होस्ट डीएनए के साथ जुड़ गया है। अब होस्ट डीएनए, होस्ट सेल भी जो है ना सर्वाइव कर रहा है, नॉर्मल जो है ना वो आपका है नॉर्मल रूप में वो रहेगा। अब यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन होगा। बाइनरी फ्यूजन जब होगा, अगर ये आपका बैक्टीरिया सेल है तब, तो आपका क्या करेगा, ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। जब संख्या को बढ़ाएगा तो लैम्डा डीएनए भी क्या होगा, उसकी भी संख्या बढ़ेगी। अंततः जब अपनी संख्या को देखता है कि ये काफी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं हम, लाइसोजेनिक साइकिल में यही हो रहा है पूरा, तब क्या करता है, प्रोफाज में से, प्रोफाज स्टेज में से वो अलग हो जाता है और फ्री आपका डीएनए के रूप में निकल जाता है। अब ये जो डीएनए है जब एक निश्चित संख्या तक बन गया है, अब ये क्या करेगा, अपने आप को जो है ना अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करेगा और रेप्लिकेशन करेगा, साथ ही साथ प्रोटीन का भी सिंथेसिस करेगा उस सेल में से, और बगैर डिस्ट्रक्शन किए हुए आपका ये आराम से होस्ट में से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए टेम्परेचर जो है ना सामान्य रहता है, इसलिए ये जो ना ज्यादा एक्टिव भी नहीं होता है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो टेम्परेचर थोड़ा सा जो है ना होस्ट का अगर बढ़ जाता है, तब ये क्या करता है, वहां से उसको छोड़ के निकल जाता है। तो ये आपको हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ना डिटेल से बताए हैं। देख लीजिए यहाँ पर डीएनए लाइगेज जो है ना वो फिर से उसको जोड़ दिया, किसको, होस्ट डीएनए को, जबकि जो है ना काटा कौन है वहां पर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहां पर वो जुड़ा हुआ था दोनों, और अंतर जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस करके अंतर वो क्या करेगा, वहां से फिर धीरे से आराम से अपने आप को वायरस के रूप में डेवलप करके बाहर आ जाएगा। ये आपका लाइसोजेनिक साइकिल था। लाइसोजेनिक साइकिल में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, हाँ, लेकिन सारा का सारा लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो आपका इसी रूप में पूरा हो ऐसा नहीं होता है।
कुछ एक जो आपके वायरस होते हैं वो अंत में जब उनकी संख्या जो है ना काफी ज्यादा हो जाती है तो कई बार लाइटिक हो जाते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, सेल को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, होस्ट सेल्स को, और तब उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लाइसोजेनिक साइकिल था, और आपको इसके पहले ऑन्कोजेनिक साइकिल भी बता दिए। तो जो वायरस है वो जो आपका रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो मुख्यतः 3 तरह से बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। एक हो गया लाइटिक साइकिल, जिसमें वो क्या करता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है पूरे के पूरे व्यवस्था को, अपनी संख्या बढ़ने के बाद या घुसने के बाद ही उसके डीएनए को काट देता है, और क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ने के बाद उस पूरे के पूरे होस्ट सेल को समाप्त कर देता था। दूसरा था लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें क्या करता था, अपनी संख्या को तो बढ़ाता है, लेकिन उस जो होस्ट सेल्स है ना उसको बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसी के मदद से अपनी संख्या को बढ़ाकर आराम से उससे बाहर आ जाता है। और तीसरा था ऑन्कोजेनिक, उसमें क्या करता है, ऑन्कोजीन के रूप में काम करता है, और जाकर जो है ना उस सेल को तेजी से डिवीजन करवाकर वहां पर ट्यूमर का निर्माण करता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास का निर्माण करता है, जो कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। जो वायरस होता है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखो तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका है वो है क्या कि डिजीज उत्पन्न करता है ढेर सारे आपके ऑर्गेनिज्म में, जैसे क्रॉप है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, या आपका ह्यूमन बीइंग है, इवन जो है ना बैक्टीरिया वगैरह भी जो है ना उस सब में भी आपका क्या करता है, ये आपका डिजीज उत्पन्न करता है। ये वायरस का जो है ना पहला आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात हुआ। दूसरा है कि बैक्टीरियोफाज जो होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब बैक्टीरिया को समाप्त करता है, दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ। थर्ड में बात अगर करें हम तो बैक्टीरियोफाज और साइनोफाज जो होता है ना वो वाटर को खराब करने वाला बैक्टीरिया और ब्लूगिंग को अलगी को समाप्त करते हैं, जिससे वाटर जो है ना वो क्या होता है, साफ बना रहता है। ठीक है, अर्थात ये आपको वाटर को खराब होने से भी रोकता है, बचाता है। नेक्स्ट है कि ये आपका क्या करता है, जो डेड हो जाता है या इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड करते हैं लेबोरेटरी में, वो आपका वैक्सीन के रूप में हम लोग यूज करते हैं कई बार, अर्थात हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग टीकाकरण भी बोलते हैं, टीका बोलते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो आपका इन्फेक्ट करता है सेल्स को, और जिसको वहां से एक विशेष जो है ना प्रोटीनस सिक्रीशन बाहर निकलता है, जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन जो है ना कुछ हद तक वैसा ही काम करता है जैसे आपके आंसू, जैसे कोई आपको जो है ना कुछ बोल दिया या आपको मारा पीटा तो क्या होता है, आंख से आंसू आने लगते हैं, और ये आंख के आंसू जो है ना वो सामने वाले को क्या करते हैं, विवश कर देते हैं कि वो अपनी एक्टिविटी को कम करे, प्लस दूसरा क्या करते हैं कि बगल वाले को ये सतर्क कर देते हैं कि ऐसा जो है ना आपके साथ भी हो सकता है, तो वो अपनी तैयारी पहले से करके रखे। यहाँ यही होता है, ये जो भी आपके जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं जो आपके इन्फेक्टेड होते हैं किसी वायरस से, वो क्या करते हैं, इंटरफेरॉन नाम की जो है ना एक विशेष प्रोटीनस सिक्रीशन देते हैं, जिससे जो उसके अगल बगल की जो सेल्स है, जो हेल्दी सेल्स है, वो अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए तैयार करते हैं, मतलब कि ये वायरस के ग्रोथ को रोकता है आपके बॉडी के अंदर, और आपको क्या करता है, वो वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। कौन, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का जो है ना वो सिक्रीशन को ये क्या करता है, बढ़ाता है वायरस। नेक्स्ट जो लिखे हैं हम, नेचर ऑफ वायरस। नेचर ऑफ वायरस में हम लिखे हैं, पीछे भी आपको बताए थे, थोड़ा सा जो है ना उसको हम फिर से लिख दिए हैं, इसलिए कि जो है ना अंतिम बात क्या होगा। देखो रियली में अभी तक जो है ना वायरस के बारे में क्लियर कट बात नहीं है। कुछ एक लोगों का ये कहना है कि ये जो है ना आपके क्या हुआ है, रिट्रोग्रेसिव आपका इवोल्यूशन से बना है, या रिट्रोग्रेसिव जो है ना इसका डेवलपमेंट हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई ये जो है ना आपका क्या है, एडवांस कैरेक्टर है। देखो इनिशियली जो है ना वायरस को हम लोग प्रिमिटिव बोलते थे, शुरुआत में जो है ना प्रिमिटिव बोलते थे, लेकिन अभी जो है ना वर्तमान में इसको एडवांस बोलते हैं। रीजन क्या है, तो प्रिमिटिव बोलने का कारण आपको हम पहले भी बताए थे कि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। दूसरा आपको बताया था कि इसमें ये केवल और केवल प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रिमिटिव कैरेक्टर में अगर हम बात कर रहे थे तो बताया आपको कि ये केवल और केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, मतलब कि इसमें साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, जो ये प्रमाणित करता है कि प्रिमिटिव टाइप का है, मतलब कि पूरा विकसित नहीं हुआ है।
साथ ही साथ इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब सिंपल आपका जो लाइफ प्रोसेस है वो भी नहीं है। जब लाइफ प्रोसेस नहीं है तो ये क्या है, सिंपल रूप में पड़ा होता है, सिंपली इसका लाइफ साइकिल सिंपल एकदम होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक नहीं होता, कॉम्प्लेक्स टाइप का ये नहीं है। ये भी एक प्रमाणित करता है कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, न कि एडवांस ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि कुछ इसके कैरेक्टर जो है ना वो अब ये सोचने पर वर्तमान में मजबूर कर दिए हैं कि ये एडवांस है न कि प्रिमिटिव है। और वो जो अभी अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि कौन सा थ्योरी जो है ना वो ज्यादा मान्य है, तो आराम से बताना कि अभी वर्तमान में ये थ्योरी ज्यादा मान्य है कि वायरस जो होता है वो काफी एडवांस होता है। ठीक है, इस संसार में जो है ना एक एडवांस ऑर्गेनिज्म है, वो कौन, वायरस। क्यों भाई, क्यों क्यों उसको एडवांस बोल रहे हैं? तो पहला बात तो ये है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और पैरासाइट वही होता है जो एडवांस होता है, मतलब जो दूसरे से अपने भोजन को निकाल सकता है, जो दूसरे का उपयोग कर सकता है किसी भी मटेरियल्स को या संसाधन को, वो पैरासिटिक कहलाता है समांतर। और वो जो है ना काफी एडवांस माना जाता है आज के समय में, कि जो बगैर काम किए हुए अपने भोजन को प्राप्त कर ले, अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर ले किसी दूसरे से, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। वर्तमान में एक जो है ना हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें जो भी हमारे कंट्रोलर हैं, मतलब जो हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको वर्तमान में जो है ना पैरासाइट्स ही माना जाता है। माना ये जाता है कि वो जो है ना कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा जो है ना क्या करते हैं, अपनी सुविधाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। तो खैर पैरासाइट्स ये, और भी कैसा पैरासाइट्स ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मतलब वो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से अलग होकर वो आपके जीवित नहीं रह सकते। तो अगर ऐसा कुछ है तो काफी एडवांस है, ऐसा माना जा सकता है। दूसरा है कि ये जो है ना इसमें एडवांस टाइप का प्रोटीन होता है, जैसे कि हम अभी देख चुके हैं कैप्सिड आपको बताए थे पीछे बैक्टीरियोफाज में, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत और याद होगा तो वहां पर हम लोग टेल बताए थे, टेल सीथ बताए थे। ठीक है, वो सब जो है ना आपका क्या है, ये प्रमाणित करता है कि ये काफी एडवांस टाइप का है। क्योंकि अगर ये प्रिमिटिव होता तो इसके प्रोटीन भी क्या होते, प्रिमिटिव टाइप के होते, ना कि एडवांस टाइप के होते। अगला जो बात इसका करें हम, पावर ऑफ इन्फेक्शन का कर ले। ये जो है ना करीब करीब सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है। अब जरा सोचो, जो प्रिमिटिव होगा क्या वो सब जगह एडजस्ट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। प्रिमिटिव का क्या होगा, एक लिमिट होगा, वो हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाएगा, कुछ एक जगहों पर ही जाकर वो ठीक से रह पाता है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल बताते हैं, गांव वाले लोगों से मिलो, या वैसे लोग जो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या वैसे लोग जो ज्यादा जो है ना टेक्नोलॉजी के संसार के उपयोग के संपर्क में नहीं रहे हैं, जो ज्यादा जो है ना आपके अभी का जो वर्तमान इन्वायरमेंट है उसमें ज्यादा नहीं रहे, बल्कि प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में रहे हैं या गांव के माहौल में रहे हैं, उनको देखना वो शहरों में आने पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सबसे बात नहीं कर पाते हैं, इवन वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन इस वायरस को देखो, ये वायरस जो है ना वो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका मतलब कि वायरस जो है ना वो एडवांस है, ना कि प्रिमिटिव है। ये कुछ कैरेक्टर्स है जो उसको ये प्रमाणित करता है कि वो आपका एडवांस है। लेकिन रेट्रोग्रेसिव जो है आपका, रेट्रोग्रेसिव जो है आपका थ्योरी ऑफ ओरिजिन, ये क्या करता है कि ये जो है ना सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना है, जैसे बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म से, और ये जो है ना आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म वायरोइड और जो है प्रायन जो अभी पाए जा रहे हैं, वो इस थ्योरी को जो है ना प्रमाणित कर रहे हैं, या इस थ्योरी को मानने के लिए बाध्य करते हैं हमको कि कहीं ना कहीं जो है ये आपका क्या हुआ है, सेलुलर जो आपके ऑर्गेनिज्म थे उनसे शायद जो है ना बन गया है। तो वर्तमान में इसमें एडवांस कैरेक्टर भी काफी ज्यादा है, कि मतलब ये एडवांस था, लेकिन शायद इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, किसी जो कोई जो आपका जो ऑर्गेनिज्म या सेल था वो क्या हुआ है, रिट्रोग्रेसिव हुआ है, मतलब कि वो अपने एक्टिविटी को कम कर दिया है, तो वो शायद के शायद जो है ना वायरस के रूप में आपका अभी नजर आता है। तो ये आपको हम बता रहे थे वायरस के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़े तो अभी तक जो भी था मोनेरा वगैरह में वो समाप्त हो चुका था। मोनेरा हम लोगों ने देखा, और तो और इसको देखा, किसको, वायरस के बारे में देखा। तो हम लोग जो है ना इसको खत्म कर चुके हैं। हम चाह रहे थे कि आपको जो है ना सेल डिवीजन देखें, लेकिन
कुछ एक बच्चों का कहना था कि सर वो जो है ना, बारे में आपको पहले भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते समय देख चुके हैं कि ये आपका यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। ये ध्यान रखना है कि जो भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा वो सब के सब प्रोटिस्टा में होगा, जबकि मोनेरा में किसको रखा गया था, मोनेरा में जो है ना आपका वो सब के सब प्रोकैरियोटिक को रखा गया था। जो भी प्रोकैरियोटिक था वो सब के सब किसमें रखे हुए थे, प्रोटिस्टा में, वो मोनेरा में रखे हुए थे। अब जो टर्म प्रोटिस्टा है वो आपका प्रोटिस्टा टर्म सबसे पहले दिया गया था अर्स्ट हैकल के द्वारा। अर्स्ट हैकल जो है ना उनके द्वारा आपका प्रोटिस्टा शब्द दिया गया, और वो अर्स्ट हैकल जो है वो कब दिया था इस शब्द को, 1866 में। नेक्स्ट इसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में हम पीछे भी आपको फिर से बोल रहे हैं, बताए थे, और शायद याद भी होगा आपको, वहां पर हम आपको बताए थे कि ये जो प्रोटिस्टा था इसको माना यह जाता है कि प्रोकैरियोटिक जो किंगडम है मोनेरा उसके और यूकैरियोट्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। मतलब ये लिंक करता है किसको किसको, ये लिंक करता है प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा को किसके साथ, सारे के सारे तीनों के तीनों जो यूकैरियोटिक आपके इसके बाद हैं उनके साथ। ये कॉम्प्लेक्स आपके जो भी किंगडम्स हैं तीनों कौन कौन थे, एक प्लांटी है, एक एनिमेलिया है, और एक कौन था, फंजाई था। वो तीनों इसी से निकले हैं, अलग अलग डेविएशन होकर उन तीनों का निर्माण हुआ है। और इसका फिगर हम पीछे बताए भी थे आपको, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा, इसलिए हम यहाँ पर फिगर नहीं किए। सबसे नीचे जो है ना वो आपका आर्कीबैक्टीरिया करके हम आगे बढ़े होंगे और शायद आपको याद होगा। उसके बाद जो है ना उससे मोनेरा आया, और मोनेरा जो है ना वो आपका आगे चल के 3 भाग में बट गया। एक तरफ जो है ना प्लांटी आ गया, एक तरफ जो है ना फंजाई आ गया, और एक तरफ क्या आ गया, एनिमेलिया आ गया। ऐसा कुछ पीछे देखे थे। इसमें जो है ये जो आपका है किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें आपका समानता एक्वेटिक ज्यादा होते हैं। हाँ, यूनिसेलुलर होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स होते हैं, जिनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो वेरियस होता है। अर्थात कुछ एक उसमें प्लांट जैसे होते हैं, कुछ जो है ना उसमें एनिमल जैसे होते हैं, इवन कुछ फंजाई जैसे होते हैं। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक है उसको छोड़कर बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म इस संसार का है, प्रोकैरियोटिक को छोड़कर इस संसार का जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो आपका क्या है, यूनिसेलुलर है, तो उस सब को हम कहां रखते हैं, प्रोटिस्टा से रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसमें आपका जो प्रोटिस्टा था उसमें आउटोट्रॉपिक जो प्लांट्स होते हैं, जितने आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं मतलब प्लांट्स हैं, उन सब को हम एक ग्रुप में रखते हैं जिनका नाम है प्रोटिस्टन अलगी। ठीक है, या कर सकते हो प्रोटिस्टा जो है ना आउटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा, उसमें रखते हैं। और जो हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं उनको रखा गया दूसरा ग्रुप में प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा के रूप में। और तीसरा जो आपका फंजाई के रूप में होंगे, डिकम्पोजर जैसा काम करते होंगे, उनको रखा गया इसमें स्लाइम मोल्ड में। इस तरह से यहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशन का आइडिया दे रहे हैं प्रोटिस्टा का, कि प्रोटिस्टा को हम लोग 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक पहला कौन, जो आउटोट्रॉपिक हो, उन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर है, आउटोट्रॉपिक है, उनको रख दिए किसमें, प्रोटोजोन जो आपका अलगी है उसमें। दूसरा जो आपका भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं मतलब हेटेरोट्रॉपिक है, और उसमें हम लोग किसको रख देते हैं, प्रोटोजोन प्रोटिस्टन्स को, यूनिसेलुलर जो है ना एनिमल्स को। और डिकम्पोजर आपका में हम जो भी डिकम्पोजर्स हैं जो आपका डिकम्पोज करते हैं, ना तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उनका और न ही आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, तो उनको रख दिया गया किसमें, फंजाई में रख दिया गया, और उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। तो इस तरह से जो है ना हम प्रोटिस्टा को ग्रुप्स में बांटते हैं। अब इसका जनरल फीचर देखते हैं, लेकिन उसके पहले जो है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है ना, हाँ क्लासिफिकेशन में देख लीजिए आप, इसका जो क्लासिफिकेशन है, हम यहाँ पर जो है ना एक किंगडम प्रोटिस्टा का बात किए। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो आपका सब किंगडम में बढ़ जाता है, एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के रूप में, दूसरा स्लाइम मोल्ड के रूप में, और तीसरा प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के रूप में।
ये जो आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट था उसमें 3 फाइलम है। हाँ, उसको फिर हम लोग फाइलम में बांटते हैं। तो 3 फाइलम है। सबसे पहला है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा को हम लोग समानतः डायनोफ्लाइलेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका बॉडी जो होता है ना, वो आपका दो आपका हिस्सों में आपका प्लेट से ढका होता है, और साथ ही साथ इसमें फ्लैजिला भी 2 होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा डायनोफ्लैजिलेट्स। 2 फ्लैजिला इसमें पाया जाता है अनिक्वल। और इसका जो है ना कॉमन उदाहरण वहां पर हम लिखे हुए हैं, क्या नाम है, गॉनियोलक्स। हाँ, गॉनियोलक्स, ये जो है ना कॉमन उदाहरण है इसका। दूसरा है क्राइसोफाइटा या क्रिसोफाइटा, इसको हम लोग सामान्यतः डायटम्स कहते हैं। क्रिसोफाइटा को डायटम्स कहते हैं। ये आपका मैरीन जो है या एक्वेटिक जो होता है ऑर्गेनिज्म, आप सुनते होंगे इस संसार में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो कहां से निकलता है, आपका एक्वेटिक वाटर, एक्वेटिक जो है ना क्या बोलते हैं, मीडियम या एक्वेटिक जो स्ट्रक्चर्स है ना उनसे निकलता है, जैसे सी से या आपका तालाब से, या फिर जो है ना आपके जो भी नदियां हैं, नहरें हैं, उन सब से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो निकलता है इस इन्वायरमेंट में। और उसमें से जो निकलता है, उसमें से सबसे ज्यादा निकालने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है या मेन प्रोड्यूसर जो होता है एक्वेटिक बॉडी का, उसका नाम है क्राइसोफाइटा या क्रिसोफाइटा डायटम्स। सबसे ज्यादा होता है प्रोड्यूसर के रूप में ये काम करने वाला एक्वेटिक में। और दूसरा नंबर पर अगर प्रोड्यूसर में रखा जाए तो पायरोफाइटा आता है, इसमें एक्वेटिक में। नेक्स्ट है यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है, ये आपका इग्लिनोफाइटा जो है ना, ये भी आपका जो है ना, इसका कॉमन उदाहरण है आपका यूग्लिना। ये भी आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, लेकिन ये जो है ना आपका दोनों रूप में काम कर लेते हैं, मतलब एनिमल्स का उपयोग भी कर लेते हैं भोजन के रूप में। ऐसे जो है ना रियली में कहो तो पायरोफाइटा जो है ना वो भी आपका मिक्सोफाइटा के रूप में काम करता है। मतलब उसके कुछ एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, आराम से वो भोजन अपना ले लेते हैं, किससे, डायटम्स को भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो कुछ एक जो होते हैं उसमें भी आपका पायरोफाइटा में भी आपका मिक्सोट्रॉप्स होते हैं, फोटोट्रॉपिक भी होते हैं और कैसा, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, मिक्सोट्रॉपिक। अब नेक्स्ट जो हम लोग अगला जो बढ़ते हैं उसका नाम है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को हम लोग मिक्सोमाइकोफाइटा कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया कि ये क्या होता है, ये आपका कुछ हद तक फंजाई जैसा होता है, मतलब डिकम्पोजर का काम करता है। नेक्स्ट जो हम लोग तीसरा बात करते हैं उसका नाम है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, और यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम लोग 4 जो है ना फाइलम में बांटते हैं। पहला है जूमेस्टिगोफोरा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है जू फ्लैजिलेट्स कहलाता है समांतर, और उसमें जो है ना फ्लैजिला पाया जाता है। इसका कॉमन उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, ये सब आ जाते हैं जू फ्लैजिलेट्स में। अगला है आपका सार्कोडीना। सार्कोडीना जो है इसमें आपका स्यूडोपोडिया पाया जाता है, और इसमें वैसे ऑर्गेनिम्स आते हैं जो आपका स्यूडोपोडिया के मदद से समांतर आपका क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगला है आपका एपिको कॉम्प्लेक्सा। तो ये जो है आपका एपिको कॉम्प्लेक्सा जो है, इसमें स्पोरोजुआ वाला आते हैं ऑर्गेनिज्म, और जिसका कॉमन उदाहरण आपका प्लाज्मोडियम है। सिलियोफोरा में सिलिया आ जाएगा, जिसका कॉमन उदाहरण आपका कौन है, पारामीशियम है। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिलिया पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, सिलिकोफोरा, सिलियोफोरा। और सब कुछ जो है ना अलग अलग पहले कर लेंगे, उसके बाद जो है ना फिर पढ़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा अलग करके कर लेंगे। ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आपको आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि प्रोटिस्टा को जो है ना हम लोग क्या किए हैं, 3 आपका सब किंगडम में एक तरह से बांट सकते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फिर आपका है कौन, स्लाइम मोल्ड, फिर कौन है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ठीक है। अब इन तीनों को भी अपना अलग अलग जो है ना फाइलम में बांट सकते हैं। तो टोटल अगर फाइलम का बात किया जाए समान रूप से, तो कम से कम जो है ना 8 फाइलम तो कर ही सकते हैं हम, किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब हम जो है ना आगे बढ़ते और आ जाते हैं फिर से आपके जो है ना पीछे के अथी पे। देखिए यहाँ पर हम यूनिक फीचर्स का बात कर रहे थे या जनरल फीचर्स का बात कर रहे थे या साइलेंट फीचर का बात कर रहे थे, किसका, प्रोटिस्टा का।
प्रोटिस्टा जो होता है उसका जो हैबिटेट होता है वो सॉलिटरी होता है, कॉलोनियल होता है। सॉलिटरी का मतलब जानते ही होंगे, अकेले रहने वाला। कॉलोनियल का मतलब जो है ना वो कई के साथ रहने वाला, मतलब ग्रुप में रहने वाला। और कॉलोनियल का कॉमन एग्जांपल है प्रोटेरोस्पोंजिया। अगला बात, इसका जो सेल वॉल होता है उसमें ये कुछ में रहता भी है और कुछ में नहीं रहता है, प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों होता है। नेक्स्ट जो बात करें हम, वो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो बात करते हैं हम, तो उसमें प्रोटोप्लाज्मिक होता है। ठीक है, इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और प्रोटोप्लाज्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही इसमें होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो इसका होता है एक होता है या एक से ज्यादा होता है, और अगर एक से ज्यादा होता है तो डाइमॉर्फिक होता है। न्यूक्लियस जो है ना अलग अलग होता है आपका, जैसा कि सिंपली हम पैरामीशियम में देखते हैं डाइमॉर्फिक होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि ये जो है ना आपका या तो सेसाइल होता है या मोटाइल होता है। सेसाइल का मतलब आपको पहले भी बताए थे कि सेसाइल का मतलब वो होगा कि जो आपका सबस्ट्रेटम के साथ जुड़कर स्थिर पड़ा रहेगा, मतलब कि मूवमेंट जिसमें नहीं होगा, उसको कहेंगे सेसाइल, नॉन मोटाइल या सेसाइल। और जो मूव कर सकता है, मूवेबल है, उसको कहते हैं मोटाइल। रिप्रोडक्शन जो होता है इसका, वो या तो एसेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल, दोनों होता है। लोकोमोटरी जो होता है स्ट्रक्चर, वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में आपका सीडोपोडिया आता है, जिसका कॉमन उदाहरण आपको बताया अमीबा था, एंटमीबा था। कुछ में वीप लाइक फ्लाइला होता है। वीप मैंने समझते होंगे शायद आप, वो चाबुक जैसा घुमावदार ऐसे, तो चाबुक जैसा फ्लाइला होता है, जिसका कॉमन उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट है हेयरी सिलिया होता है, हेयर लाइक सिलिया पाया जाता है, कॉमन उदाहरण आप पैरामीशियम में भी आपको बताए थे। हाँ, तो इसमें हेयरी सिलिया पाया जा सकता है या पाया जाता है। और जो आपका नेक्स्ट इसका लोकोमोटिव जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या हो सकता है, तो आपके पास वो आपका क्या बोले थे, सिलिया हो गया, या फिर नहीं हो सकता है, कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं हो। और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर अगर वो नहीं होगा तो उसको हम लोग किसमें रखते हैं, स्पोरोजोआ में रखते हैं, स्पोरोजोअल्स में रखते हैं। और इसका कॉमन उदाहरण आपको पीछे प्लाज्मोडियम बताए थे। मतलब लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम आपको पीछे भी बताए थे कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के आधार पर ही प्रोटोजोअल्स को हम लोग बांटते हैं। हाँ, यहाँ पर अगला बात करते हैं न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन इसमें दोनों टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेटरोट्रोपिक भी होता है। हाँ, और जो हेटरोट्रोपिक होता है वो भी आपका दो तरह का हो सकता है, होलोजोइक या सेप्रोजोइक के रूप में। होलोजोइक समझते होंगे शायद, ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ले लेता है और उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसको डिकम्पोज, उसको जो है अपने बॉडी के कंपोनेंट्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। जबकि सेप्रोफाइट्स या सेप्रोजोइक के बारे में पीछे भी बताए थे आपको कि जो डाइजेशन का प्रोसेस या कॉम्प्लेक्स या सिंपल में बदलने का प्रोसेस जो है ना बॉडी के बाहर करता है, तो उसको बोलते हैं हम सेप्रोजोइक। कई बार लोग जो है ना हमसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि वो जो आपका डाइजेशन हम लोगों में है, क्या फंजाई उस तरह का डाइजेशन नहीं कर सकता है क्या? क्योंकि जो जब भी पंजाई लग जाता है या बैक्टीरिया कहीं पे लगता है तो क्या होता है, वो दुर्गंध आने लगता है। अगर आप फल वगैरह देखे होंगे या रोटी देखे होंगे या कोई भी आइटम है आपके पास जो आप खाते हो, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, सुगंध भी अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें जो है ना आपका बैक्टीरिया या ये आ जाता है, फंजाई आ जाता है, तो उसमें जो है ना फिर दुर्गंध आने लगता है। तो कई बार लोगों का ये कहना था कि क्या ये दुर्गंध हम लोगों के भी डाइजेशन में आता है क्या? हाँ, जब भी डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी डाइजेशन होता है, तो काफी ज्यादा दुर्गंध जो है ना उत्पन्न होता है। जैसा कि हम उसमें देखते हैं बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा जो बाहर में डिकम्पोजिशन होता है, उसमें देखते हैं वैसा ही कुछ डिकम्पोजिशन जैसा जो है ना हमारे बॉडी के अंदर होता है। लेकिन अगर वो डाइजेशन होता है कंप्लीट, तो कम होता है, तब ऑर्डर कम निकलता है, मतलब कि वो दुर्गंध आने का जो है ना चांस कम होता है। और अगर ठीक से डाइजेशन ना हो तो दुर्गंध क्या होगा, वो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में ज्यादा आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। हम इसको पीछे बता दिए हैं आपको, और वो यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना वो 3 ग्रुप में बांटा गया है। किसके आधार पर? न्यूट्रिशन के आधार पर बांटे थे।
कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा था, मतलब जो अपना भोजन ऑटोट्रॉपिक के रूप में प्राप्त करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और इसमें हम लोग यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, जो आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। और कॉमन उदाहरण इसका था फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसमें डायनोफ्लाइलेट्स था, डायटम्स था, हाँ यूग्लोनाइड था, ठीक है। और तो और अगला है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो था ना, वो आपको बताया था यूनिसेलुलर था, यूकैरियोटिक था, लेकिन डिकम्पोजर कंज्यूमर लाइक का था। मतलब वो अपने भोजन को जो है ना कंज्यूम करता है किस रूप में, डिकम्पोज करके। तो उसको बोल रहे हैं स्लाइम मोल्ड में, सेकंड ग्रुप में रखते हैं। थर्ड ग्रुप का बात करते हैं, तो थर्ड ग्रुप में हम अगर आते हैं तो थर्ड ग्रुप अभी आपका नेक्स्ट आ जाएगा। देखो ये आपका, और आगे बोलो, बढ़ाओ भाई, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ठीक है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो था, इसमें हम रखते हैं आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, हाँ, और मतलब कि एनिमल जैसा होता है। और इसमें आपका सब बताया भी थे आपको कि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, अमीबा है, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया वगैरह सब इसमें आते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको और कुछ दिखाना चाहते हैं, जरा सा देख लीजिए, और दिखाना चाह रहे हैं मियोसिस के बारे में। रियली में जो जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रोटोजोन्स को, या जो है ना अभी प्रोटिस्टस को जब पढ़ेंगे, तो वहां पर मियोसिस आएगा, 2-3 जगह पर लिखा हुआ रहेगा कि वो जाइगोटिक मियोसिस दिखाता है या गैमेटिक मियोसिस दिखाता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना हम दिखा दे रहे हैं इसको, जाइगोटिक मियोसिस को, और ऐसे लिखे भी है, लिखा हुआ भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक एडल्ट है सामान्य, एक सामान्य एडल्ट है जो आपका हैप्लॉइड है, एन से डिनोट किया उसको, स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, मतलब हैप्लॉइड, मतलब उसमें क्रोमोसोम का जो सेट होगा वो कितना होगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। और वो सबसे पहले क्या करता है, माइटोसिस द्वारा डिवीजन करता है और गैमिट्स बनाता है। मतलब गैमिट्स का निर्माण जो होता है इसमें किससे हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है। जबकि समान रूप में अगर कोई आपसे पूछे कि गैमिट जो है ना किसी ऑर्गेनिज्म में बन रहा है तो किस डिवीजन से बनता होगा, तो आप आराम से आप बताते होंगे शायद कि माइटोसिस से नहीं बनता बल्कि मियोसिस से बनता है। लेकिन जिसमें आपका जाइगोटिक मियोसिस होता है उन ऑर्गेनिज्म में, जैसे कुछ अलगी में होगा ऐसा, और यहाँ पर जो अभी हम प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं उसमें होगा। तो वैसे प्रोटिस्टा या वैसे अलगी जिनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, उनमें आपका जो बॉडी होता है ऑर्गेनिज्म का बॉडी, वो कैसा होता है, वो आपका यूनिसेलुलर हो या ना हो, लेकिन कम से कम हैप्लॉइड जरूर होता है। हैप्लॉइड का मतलब कि उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और वो माइटोसिस के द्वारा अपने क्या करते हैं, सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा अपने गैमेट्स को बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो मेडिकल वगैरह में पूछता है, और आपके नॉर्मल जो एग्जाम्स है उसमें भी पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो माइटोसिस के द्वारा होता है। तो आराम से आप बता दीजिए कि माइटोसिस के द्वारा आपका गैमेट निर्माण उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो ऑर्गेनिज्म बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो गैमेट बना, वो गैमेट आपका जो है ना अंतर फर्टिलाइज हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन में शामिल होगा। देखो गैमेट जो है ना हैप्लॉइड ही है, अंतर केवल क्या हो गया है, गैमेट हैप्लॉइड ही है, लेकिन अंतर क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो था या है वो कैसा है, हैप्लॉइड है। तो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है और इसलिए वो क्या करता है, गैमेट भी हैप्लॉइड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस करता है, मियोसिस नहीं करता। अब जब गैमेट आपस में मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एक 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 सेल में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो यहाँ पर जाइगोट देखो कैसा है, 2n है। अब जाइगोट बनने के तुरंत बाद, मतलब जाइगोट के बाद जो अगला डिवीजन होता है वो कौन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के कारण अब जो भी आपके सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे सेल्स कैसे हो जाते हैं, वो आपका हैप्लॉइड हो जाते हैं। हाँ, तो समानता एक मियोसिस से 4 सेल्स बनते हैं, वो चारों के चारों सेल्स जो यहाँ पर बना है वो कैसा हो गया, हैप्लॉइड।
अब ये हैप्लॉइड जो सेल्स है वो अंतर जो है जो आपका डेवलप कर जाएगा और डेवलप होकर यंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर एक बात आप देख रहे होंगे कि जो गैमिट है उसके निर्माण में मियोसिस नहीं हुआ, बल्कि जाइगोट के बनने के बाद ऑर्गेनिज्म का जो निर्माण हो रहा था, बॉडी जो ऑर्गेनिज्म का बनता है उसमें आपका डिवीजन हुआ कौन, मियोसिस। तो चूंकि यहाँ पर डिवीजन किसमें हुआ, जाइगोट बनने के बाद हुआ, जाइगोट में ही हुआ, तो ऐसे मियोसिस को कहते हैं कौन, आपका जाइगोटिक मियोसिस। तो ध्यान रखिएगा, जाइगोटिक मियोसिस जिसमें भी होगा उसका जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब आते हैं गैमेटिक मियोसिस में, ये भी होता है अधिकांश ढेर सारे ऑर्गेनिज्म में, जिसमें आपका होगा क्या कि ऑर्गेनिज्म बॉडी जो होता है डिप्लॉयड होता है और ऑर्गेनिज्म बॉडी में डायरेक्ट जो है ना डिवीजन होता है और वो गैमेट बना देता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म बॉडी है वो आपका मल्टीसेलुलर हो सकता है या यूनिसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर होगा तब 4 आपका क्या होगा, गैमेट बनेगा। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर होगा जैसा कि हम लोगों में है, गाय भैंस वगैरह में, तो वहां पर पार्टिकुलर जो है ना ऑर्गन होते हैं जो गैमेट बनाने में शामिल होते हैं, ना कि पूरा बॉडी। और उस पार्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं जहां पर गैमेट बनता है, जैसे क्या है आपके टेस्टिस या ओवरीज, ये क्या करते हैं, ये आपका गैमेट को बनाते हैं क्रमशः मेल और फीमेल। टेस्टिस जो है ना वो मेल गैमेट को बनाता है, जबकि वो आपका ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट का निर्माण करता है। ओवरी जो है और टेस्टिस उसको हम लोग गोनड भी कहते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रक्चर या जो आपका ऑर्गन शामिल होता है गैमेट फॉर्मेशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गोनड कहते हैं। जबकि यूनिसेलुलर है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे यूनिसेलुलर का कर रहे थे यहाँ पर, आइए। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म बॉडी होता है वो डिवाइड कर जाता है मियोसिस के द्वारा, और मियोसिस के द्वारा डिवाइड करके वो 4 गैमेट्स बनाता है। गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट के बाद फिर माइटोसिस करता है और देश अपने ऑर्गेनिज्म बॉडी का निर्माण कर देता है। तो देख लो यहाँ पर जो है ना आपका गैमेट बनने के जस्ट पहले आपका हो रहा है मियोसिस, तो इसको बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस। लेकिन गैमेट बनने के बाद, मतलब जाइगोट बनने के बाद अगर डिवीजन होता है तब उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कुछ आपका कैरेक्टर्स में, तो उसमें हम लोग शुरू किए थे नोट जरा सा। तो नोट में देखिए आपको जाइगोटिक मियोसिस बताए हैं और गैमेटिक मियोसिस बताए हैं। जाइगोटिक मियोसिस में देखो ये उसमें होता है जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है और जिसमें जो है ना जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तब जाइगोट जो होता है वो आपका क्या करता है, डिवीजन कर लेता है और आपका मियोसिस के द्वारा अंततः क्या बना देता है, ऑर्गेनिज्म बॉडी का निर्माण करता है, जिसके चलते जो आपका इंडिविजुअल्स होता है वो हमेशा हैप्लॉइड बना रहता है। समांतर इसमें आपका जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स वो एसेक्सुअली डिवीजन करते हैं अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए। अगला हम लोग बात करते हैं गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस का बात करते हैं। गैमेटिक मियोसिस जो है ना, ये मियोसिस गैमेट निर्माण के समय होता है, मतलब पेरेंट बॉडी में होता है, जबकि जाइगोटिक किसमें बताए थे, जाइगोट में हो रहा था। गैमेटिक जो मियोसिस होता है समांतर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्रोमोसोम का कम से कम कितना सेट है, 2 सेट है, उसमें होता है। और इसके द्वारा जो है ना जो आपका गैमेट बनता है, गैमेट फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे, फिर जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जो होता है वो आपका माइटोसिस जैसे आपका डिवीजन करके फिर अंततः ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे गैमेटिक में कि गैमेटिक में जो है ना गैमेट बनने के समय मियोसिस हुआ, उसके बाद के समय में समांतर माइटोसिस होता है। जबकि जो आपका जाइगोटिक मियोसिस था उसमें क्या था
गैमिट बनने में माइटोसिस होता था, और जाइगोट के बाद जो डिवीजन था उसका नाम था क्या, मियोसिस। तो ये आपको गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस के बारे में बताए हैं, फिगर भी दिखाया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस का। ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोटिस्टेंस होते हैं, ये आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसको हम जो है ना कई ग्रुप में बात कर रहे हैं इसमें कि इसको जो है ना, इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस को मतलब वैसे प्रोटिस्टा जो अपना भोजन जो है ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग कई भाग में बांट सकते हैं। और वो जो आपका डिवीजन है ग्रुप में, वो आपका 3 बेसिस पर कर सकते हैं। पहला तो ये कि कलरिंग जो मटेरियल उसका है वो कैसे किस प्रकार का है, दूसरा उसमें जो स्टोरेज कंपाउंड है वो क्या है, और तीसरा जो है ना आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसा है, ठीक है, उसके आधार पर। तो अलगी जो है वो आपका रियली में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा वाटर बॉडीज में पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी लिख रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा, फोटोसिंथेसिस से करेगा, ऑटोट्रॉपिक होता है। ये जो है ना डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट साइज का होता है। इवन जो है ना इसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। किसको, अलगी को। अलगी एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसको अलग अलग किंगडम में रखा गया है, अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे देख लो, ब्लू ग्रीन अलगी है। ब्लू ग्रीन अलगी जैसे ही कोई बात करेगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा किंगडम में होगा, मोनेरा में होगा। ब्लू ग्रीन अलगी तो कौन सा किंगडम, मोनेरा। ध्यान रखिएगा। अगर क्या है, फाइटोप्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट जैसे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको किस में रखते हैं, अलगी का प्रोटिस्टा में, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर रेड है, ग्रीन है, ब्राउन अलगी है और प्लांट जैसा है, मल्टीसेलुलर, तब उसको रखते हैं किसमें, अगला किंगडम है प्लांटी में। ये आपका 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक डिमेरिट है, जिसमें हम एक अलगी को क्या कर रहे हैं, अलग अलग 3 ग्रुप में रख रहे हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें बता रहे थे कि तीनों ग्रुप में कौन कौन है, पहला मोनेरा है, दूसरा कौन है, प्रोटिस्टन, और तीसरा जो है ना वो आपका कौन है, तो तीसरा आपका हो जाएगा प्लांटी में रखते हैं किसको, अलगी को। तो एक हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा हो गया मोनेरा और तीसरा हो गया प्लांटी। ये 3 जो है ना किंगडम में ऑर्गेनिज्म को हम एक ही ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, अलगी। अब अलगी को पहले प्रोटिस्टा में देख लेते हैं, जो हम लोग को यहाँ पढ़ना है। हाँ, फिलहाल जो हम लोग ने ना प्रोटिस्टा शुरू किए हैं और उसमें हम लोग अलगी को पढ़ना है। तो जैसे ही अलगी प्रोटिस्टा में बात करोगे वो दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए यूनिसेलुलर होगा। और अलगी जो है ना उसके बारे में आपको पहले भी हम बताए थे कि अलगी जो होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, अधिकांशतः यूकैरियोटिक होता है, कुछ एक को छोड़कर। जैसा कि हम लोग साइनोबैक्टीरिया को देखे हैं, साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको जो अलगी जो है प्रोटिस्टा में, उसको भी हम लोग 3 फाइलम में बांट सकते हैं। हाँ, एक है पायरोफाइटा, दूसरा है क्रेसोफाइटा और तीसरा है यूरिनोफाइटा। पायरोफाइटा में किसको रखते हैं, पायरोफाइटा में वैसे अलगी को रखते हैं जो फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मोटाइल होते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो एक सेलुलोजिक वाल के प्लेट के अंदर जो है ना वो होता है, और उसको वो आपका देखने में उसको क्या कहते हैं, आर्मर जैसा काम करता है। वो उसको जो है ना वो कवच जैसा काम करके रखता है, ढक कर रखता है। ये आपका 2 अनइक्वल इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक जो होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, जबकि दूसरा जो होता है ना ट्रांसवर्सली होता है, सजा हुआ, और वो वाल प्लेट से निकला हुआ होता है, निकलता है। इसमें आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है अधिकांशतः, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना अननोन है इसमें। ये मोस्टली मैरीन होते हैं, सामान्यतः ये जो है ना आपको कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। देखिए ये जो है ना कुछ आपका फ्लैजिलेट्स हैं, कौन, फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेट्स।
अब अभी अभी हम आपको थोड़ा सा इसमें ये थे, उसमें उसका कुछ कैरेक्टर्स देखे थे पीछे में, और वो कैरेक्टर जो था वो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दिया था। पायरोफाइटा हम लोग जब शुरू किए थे, पहला फाइलम है आपका प्रोटिस्टा का अलगी में। ये जो है ना, इसमें हम आपको बताए थे कि यूनिसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है, रिप्रोडक्शन आपको बताया था कि मोस्टली आपका एसेक्सुअल टाइप का होता है। अब जो है ना वो अननोन है कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लस ये आपका अधिकांशतः जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। ये आपको हम पीछे से बताए। यहाँ पर जो है ना आगे जो बढ़ते बाद उसमें देख रहे हैं अगला कैरेक्टर में ये मीजोकैरियोटिक होता है। मीजोकैरियोटिक का मतलब होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच का। हाँ, दोनों कैरेक्टर्स में होता है, न्यूक्लियस जो होता है इसका दोनों दोनों कैरेक्टर्स को रखता है, प्रोकैरियोटिक का भी और यूकैरियोटिक का भी। इस समानता इसलिए इसको मीजोकैरियोटिक कहते हैं। और इसका जो माइटोसिस होता है वो आपका सामान्य माइटोसिस से थोड़ा हटकर होता है, इसलिए इसको डायनोमाइटोसिस कहते हैं। इसमें स्पिंडल फाइबर जो है ना समानता नजर नहीं आता है। अगला इसका जो स्पोर्स होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स, वो आपका डायनो जिम्नो जू स्पोर्स होता है, स्पेशल टाइप का स्पोर्स होता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का बात करते हैं। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है वो आपका क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, जिसके साथ साथ बीटा कैरोटीनॉइड होता है और डायनोजैंथीन होता है। प्लस एक और है पेरिटीनिन। ये सब जो है ना इसमें पाया जाता है। रिजर्व फूड इसमें आपका वायल और क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स होता है, मतलब कि फैट और पॉलीसेक्राइड्स होता है समान रूप से। इसका आपका कुछ एक उदाहरण है, इसमें है जिनोडिनियम है, पेरिडिनियम है, आपका जिम्नोडाइनियम है। ऐसे करके जो है ना आपका जिसमें गोनियोलक्स है। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण में आएगा बात, कुछ एक इसमें जो अलगी होते हैं वो स्पेशल टाइप का होते हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर गोनियोलॉक्स, ये जो है ना आपका क्या करता है, रेड टाई आपका उत्पन्न करता है, समुद्र को लाल बनाता है। एक है नॉक्टिलुका, जो आपका लास्ट में दिखा रहे हैं नॉक्टिलुका, ये जो है ना आपका क्या करता है, वो आपका लाइट देता है, इसलिए इसको हम लोग नाइट लाइट के नाम से जानते हैं। किसको, नॉक्टिलुका को। ये भी आपका इसी का रिप्रेजेंटेटिव है। थोड़ा सा ऊपर में कुछ हम स्टार देके लिखे हैं उसको देख लेते हैं। रेड टाइड अलगी का बात करते हैं, या रेड टाइड या ब्लूम भी उसको बोलते हैं हम लोग, अलगल ब्लूम। ये जो है इसमें होता क्या है कि जो ये जो गोनियोलॉक्स है और एक लोगो है जो साथ में इसका रहता है, लेकिन ये प्रमुख है। ये क्या करता है, जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है कहीं सी में, तो काफी ज्यादा जो है ना आपका इसकी संख्या जब हो जाती है तो ये आपका एक लाल रंग देता है वहां पर, जिससे जो है ना आपका लाल नजर आने लगता है पानी वहां का। तो जो सी का पानी लाल नजर आने लगता है उसके लिए कौन सा आपका अलगी जिम्मेवार है, तो डायनोफ्लाइलेट जिम्मेवार है। और डायनोफ्लाइलेट में भी कौन, गोनियोलॉक्स। गोनियोलॉक्स जो है ना वो क्या करता है, वो एग्रीगेट हो जाता है, और आपका एग्रीगेट होने के कारण वहां के पानी को, जहां पर इसका एग्रीगेशन ज्यादा हो गया है, वो लाल नजर आने लगता है। लेकिन ये आपका काफी ज्यादा हानिकारक होता है, पॉइजनस होता है। इसके चलते अगर मछलियां वहां पर पहुंच जाए और उनको खाती हैं तो काफी ज्यादा मरती हैं। हाँ, फिर ब्लैक टाइड हो जाता है, मतलब मछलियों के मरने से वहां पर जो है काला हो जाता है पानी, इतना ज्यादा मर जाती है। तो ये आपका रेड टाइड जो है ना इसके द्वारा होता है। ब्लैक टाइड क्यों होता है, क्योंकि मछलियां वहां पर इनको खाने के बाद मरने लगती है। नेक्स्ट है फायर अलगी। फायर अलगी किसको बोल रहे थे, तो अभी हम आपको बताए थे कि फायर अलगी जो है ना आपका समानता नॉक्टिलुका को बोलते हैं हम। ये फायर अलगी क्यों कहलाता है, तो डायनोफ्लाइलेट्स में से जो कुछ एक होते हैं वो क्या करते हैं, रात में आपका फ्लोरेसेंट देते हैं, या बायोल्यूमिनेसेंट देते हैं, मतलब लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ल्यूमिनेंस देते हैं वो मतलब ग्लो करते हैं, लाइट देते हैं, तो डार्क में चमकते हैं, ग्लो करते हैं, और ग्लो होने के कारण ही इसका नाम पायरोफाइटा पड़ा है, आग वाला पौधे। तो इसका नाम जो पड़ा ना फायर प्लांट,
पायरोफाइटा वो इसी इसी अलगी के कारण पड़ा है, या इस अलगी समूह के कारण पड़ा है, जो आपका क्या करता है, चमक देता है, चमक उत्पन्न करता है। तो ये तो आपको हम एक जो आपका प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा का एक फाइलम आपको बता दिए, पायरोफाइटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना कुछ फिगर है उसको देख लेते हैं इसमें से इसका, और वो फिगर में देख लीजिए। एक आपका ये है डायनोफिलेट्स का फिगर है। आपको पता है ना पायरोफाइटा को सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, डायनोफिलेट्स कहते हैं। डायनोफिलेट्स कहने का क्या कारण है, 2-3 कारण है। पहला तो कि ये जो है ना आपका देखो, दो आपका कवच के रूप में है, आधा 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 कवच के रूप में है इसका बॉडी बना हुआ, प्लस इसमें से दो दो जो है ना फ्लैजा निकला हुआ है। एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजा होता है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजा होता है। लॉन्गिट्यूडनल जो है ये सामने का फ्लैजा जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजा है, और एक देखिए बॉडी के ट्रांसवर्स में निकला है, ट्रांसवर्स में यहां से निकलने का जो है ना ओरिजिन जो है इसका वो कैसा है, ट्रांसवर्स है, लंबाई के परपेंडिकुलर। तो चूंकि इसमें दो फ्लैजा होता है, देखिए हर में दो दो फ्लैजा होता है, यहाँ भी देखिए ये फ्लैजा है ऊपर में, ये ट्रांसवर्स फ्लैजा है, और ये जो है ना ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजा है। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजा सामान्यतः बड़ा होता है, और ट्रांसवर्स फ्लैजा क्या होता है, सामान्यतः छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ मैरीन डायनोफ्लाइलेट्स हैं, जिसमें आपका एक जो बताया जो रेड टाइड उत्पन्न करता था, जिसका नाम क्या था, गोनोलॉक्स था। ठीक है, वो आपका कॉमनली यहाँ पर नजर आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और एक स्केच डायग्राम से बना के इसको दिखाना चाह रहे थे, जो दिखाए हैं। देखिए आपका एक फ्लैजा जो है ना ट्रांसवर्स है आपका, वो आपका ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप से निकलता है वो, तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से निकला हुआ है नीचे की तरफ। देखिए वो आपका जो है ना लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजा है, वो थोड़ा बड़ा होता है, जबकि ट्रांसवर्स फ्लैजा जो होता है थोड़ा छोटा होता है, मतलब अनइक्वल टू फ्लैजा इसमें पाए जाते हैं। प्लस जो है ना वो स्पॉट्स देख रहे होंगे इस पर, पूरा स्पॉट होता है इसके, पूरे स्कल्पचर जैसा नजर आता है, हाँ, और बीच में न्यूक्लियस होता है इसका। ये आपका डायनोफिलेट्स एक सामान्य है जिसको हम दिखाना चाह रहे थे। नेक्स्ट देखो, डायनोफिलेट जो है उसमें आपको हम बताए थे कि सामान्यतः ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना न के बराबर करते हैं, हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज्यादा करते हैं। और इसमें जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको, उसका जो स्पोर्स होता है उसका नाम है डायनोजिम्नोजूस्पोर्स। ठीक है, और इसमें आपका आपका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इसलिए यहाँ पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो इसमें जो आपका मियोसिस होगा वो कैसा होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा, मतलब जाइगोट में मियोसिस होता है। ठीक है, वो आपको देखो नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको दिखा दिए, जो आप जिसमें आपका मियोसिस कैसा है, जाइगोटिक मियोसिस है। ठीक है, तो ये आपका लाइफ साइकिल हम डायनोफिलेट्स का था उसको भी दिखा दिए। ये डायनोफिलेट्स जिसको पायरोफाइटा कह रहे थे वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो है ना अगला देखते हैं हम। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।